everyone, I'm Pooja Rauniar. Welcome you all in my class, The Nursing Daisy World. आज मैं आप सबको साइकोलॉजी यूनिट 2 बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर पढ़ाने जा रही हूँ। होप आप सभी ठीक होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बी रेडी। बॉडी माइंड रिलेशनशिप यानी शरीर और मन का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, क्या जुड़ाव है, ये चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। जो भी बिहेवियर होता है वो स्टिमुलस के द्वारा अगर रिस्पॉन्स देता है, जनरेट होता है, तो उसे रिस्पॉन्स बोलते हैं। कोई भी बिहेवियर स्टिमुलस द्वारा जनरेट होता है तो उसे रिस्पॉन्स बोलते हैं। बिहेवियर हैज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव कंपोनेंट। बिहेवियर के पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव कंपोनेंट्स होता है। कॉग्निटिव में थिंकिंग रिलेटेड, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अफेक्टिव में फीलिंग रिलेटेड लाइक हंगरी, जॉय, सैड, एंग्री, ये सारी फीलिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फीलिंग्स जो है अफेक्टिव में आएंगे। कोनेटिव में ड्राइव, डिजायर, विश, मेंटल एनर्जी, ये सारी चीज़ें कोनेटिव में आएंगी। द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ दिस कंपोनेंट इनटू अ होल, एक साथ इन तीनों कंपोनेंट को जब यूनिफिकेशन किया गया, यूनाइट किया गया, एक साथ रखा गया, तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है इंटीग्रेट, जोड़कर रखना, यानी कि इन तीनों चीज़ों को जब जोड़कर रखते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। इन साइकोलॉजी वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर बोथ बॉडी एंड माइंड। साइकोलॉजी में हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी, शरीर और माइंड, मन, दोनों के बारे में। बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट्स एंड बॉडीली फंक्शन। बॉडी रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेट को और बॉडीली फंक्शन को। बॉडी का जो भी वॉकिंग है, रनिंग, राइटिंग, ये सारी जो भी प्रोसेस हैं बॉडी रिलेटेड, वो फिजिकल स्टेट में आ जाते हैं। मेंटल लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, मोटिव्स, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं मेंटल यानी माइंड में आ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड इफेक्ट इन हेल्थ एंड इलनेस। बॉडी और माइंड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हेल्थ और इलनेस में अफेक्ट करता है। अगर फिजिकली आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर कोई भी आपको तबीयत खराब रहेगा, तो वो आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है। जैसे आप देखते होंगे किसी का तबीयत खराब हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो वो ज़्यादा एनोइंग हो जाता है, एंगर और इरिटेबल हो जाता है। By knowing about the relationship between body and mind, nurse should understand the patient's physical and psychological problems. बॉडी और माइंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को अगर नर्स को जानकारी है, अगर वो उस चीज़ की जानकारी है उसे, नर्स को, तो वो पेशेंट की फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, मतलब समझ सकती है। सो नर्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड पेशेंट फीलिंग एंड शी कैन अचीव हर गोल इजली। तो इस वजह से बॉडी माइंड रिलेशनशिप के नॉलेज के हेल्प से नर्स पेशेंट को अच्छे से समझ सकती है, उसकी फीलिंग को अच्छे से समझ सकती है और उसका गोल इजीली अचीव हो सकता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक बिहेवियर। जेनेटिक बिहेवियर में हेरेडिटी तो आप लोग पहले से ही पढ़े ही हैं क्या होता है। इसमें जीन का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रेन, जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसमिशन होता रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल बिगिन विद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के साथ। The origin of human life can be traced to a single cell called zygote is produced. ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन एक सिंगल सेल से बना हुआ है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। द जीन विच आर कैरीज ऑफ डिस्टिंक्टिव ट्रेंट आर प्रेजेंट बोथ इन स्पर्म एंड ओवम। जो भी जीन्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल में जीन्स होते हैं, वो स्पर्म और ओवम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंट मतलब हमारा वातावरण।
The child inherits the traits and characteristics of his parents and forefathers through genes at the time of conception is all due to heredity. कंसेप्शन के टाइम पे जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सारे कैरेक्टर को, सारे जीन्स को लिए होते हैं कंसेप्शन के टाइम पे। मतलब कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे जो भी हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, उनके पेरेंट्स फोर फादर से चिल्ड्रन में आता है। इन्वायरमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर। ह्यूमन की लाइफ और उसके बिहेवियर का, उसके व्यवहार का में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वायरमेंट होता है। इफ़ द मदर इज प्रेग्नेंट, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसको अच्छे से अच्छा है, बेटर से बेटर इन्वायरमेंट दिया जाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट जो है बच्चे और मदर दोनों को अफेक्ट करता है। अगर इन्वायरमेंट ख़राब है, अगर मतलब बोला जाता है कि मतलब बच्चे जो हैं पेट से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्वायरमेंट जैसा रहेगा उसी तरह से उनका सोचने की जो एबिलिटी होगी वैसी हो जाएगी, और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। Environment play an important role in human life not only during of pregnancy, it also play important role after the delivery. Child learn everything from the environment. इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी पाँचवें जब हो जाता है उसके बाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट। क्योंकि जो चाइल्ड होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के, अपने सराउंडिंग्स, जो भी उनके आसपास की चीज़ें रहती हैं, जो भी बिहेवियर रहता है लोगों का, उसी से हर चीज़ लर्न करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या इंटरेक्शन है हेरेडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में। तो जितने भी इंडिविजुअल्स इस वर्ल्ड में आए हुए हैं उनमें एक अलग टाइप का, एक यूनिक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक अलग टाइप का जीन होता है हर एक इंडिविजुअल में, जो कि उनके पेरेंट्स से मिला हुआ रहता है। और ही ग्रो अप टू हिम थ्रू हिज पेरेंट्स, वो ग्रो होते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। ही ग्रो अप सर्टेन एनवायरनमेंट विथ इट्स ह्यूमन सोशल एंड मटेरियल सराउंडिंग्स, और वो ग्रो होते हैं अपने एक सर्टेन इन्वायरमेंट में, एक सोशल एरिया में, एक अपने सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी ह्यूमन की बिहेवियर होते हैं उस एनवायरमेंट में वो ग्रो होते हैं और लर्न करते हैं। एवरीथिंग ही डज एज अ चाइल्ड और एडल्ट रिजल्ट फ्रॉम द कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें बच्चा करता है वो अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के हिसाब से ही करता है, अकॉर्डिंग ही करता है। जैसे कि बोला जाता है कि माँ बाप पे ही गया है, जैसे बच्चा है वैसे ही उसकी मम्मी पापा होंगे। अगर कोई बच्चा जो है इन्वायरमेंट से कुछ गलत बातें सीख लेता है, गलत काम करता है, तो लोग ये भी कहते हैं कि मतलब वो उसका इन्वायरमेंट भी ऐसा है, उसके मम्मी पापा भी ऐसे ही होंगे इसीलिए वो भी ऐसा है। तो इसका मतलब यही है कि हेरेडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक के बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन और बिहेवियर मतलब हमारा दिमाग और हमारा व्यवहार। द इंटायर बिहेवियर इज effectively managed and controlled by the coordination and functioning of the nervous system. नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के द्वारा जो भी बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल का जो भी बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है उसका, उसकी सारी फंक्शनिंग का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है नर्वस सिस्टम। द जब प्रॉपर डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम का रहेगा तो वो हेल्प करेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम का हेल्प करता है प्रॉपर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मीन्स अ क्रिएटिव थिंकिंग विथ लॉजिक, थिंकिंग विथ लॉजिक, लॉजिक के साथ कोई भी चीज तर्क वितर्क देकर पूरा सोच समझ कर थिंकिंग करना, सोचना, ये चीज़ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होता है।
The nervous system is composed of organ, particularly the brain, spinal cord and nervous gang and ganglia. नर्वस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन का है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस एंड गैंग्लिया. न्यूरल इम्पल्स. न्यूरल इम्पल्स न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो होता है वो मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है. मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट होता है. इनलार्जमेंट ऑफ एक्सॉन इंडिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स कॉल्ड बाउटन्स. जो एक्सॉन इंडिंग रहता है जहाँ पे न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होता है वो उसको हम लोग बाउटन्स बोलते हैं. कंटेंट्स न्यूरो बाउटन्स में न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल्स होता है वो कंटेंट करता है, मतलब उसमें होता है विच आर स्टोर्ड इन स्मॉल वेसाइकल. स्मॉल वेसाइकल में स्टोर रहता है. विद द हेल्प ऑफ द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्स. साइनेप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज होता है, तभी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज सेंड करता है जिसके थ्रू ब्रेन तक मैसेज जाता है. अब साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में जो भी गैप होता है, जो भी जंक्शन होता है, गैप नहीं जंक्शन मतलब मिलना, जहाँ पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं उसी को साइनेप्स बोलते हैं. द स्मॉल स्पेस बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द सेल बॉडी और डेंड्रॉइड्स ऑफ अनदर इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. एक स्मॉल स्पेस होता है एक्सॉन टर्मिनल और सेल बॉडी के बीच में, उसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. न्यूरॉन कंडक्टिंग इम्पल्स टुवर्ड द साइनेप्स. साइनेप्स की तरफ अगर इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है न्यूरॉन तो उसको प्री साइनेप्टिक बोलते हैं. अगर साइनेप्स के अवे मतलब उससे दूर, साइनेप्स से दूर अगर इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है न्यूरॉन तो उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं. नर्वस सिस्टम, इसे तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे. नर्वस सिस्टम मास्टर कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी और माइंड को, इनकी सारे एक्टिविटी को, मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इसमें थॉट्स, लर्निंग, मेमोरी सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम में आती हैं. उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है फंक्शनिंग को. नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन स्टेम आता है, और पेरिफेरल में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट एक्शन होता है, मतलब कोई भी बॉडी में एक्टिविटी हो रहा है तो उसका एक रिस्पॉन्स होता है. जैसे अगर कोई रोने वाला सिचुएशन है तो वहाँ पे रोना, जो रो रहा है इंसान, सैड हो रहा है, सैड होने की जो भावना जनरेट हो रहा है, जो फीलिंग जनरेट हो रहा है, उस फीलिंग को, उसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है. और पैरासिम्पैथेटिक उस फीलिंग को, उस सैडनेस को, उस फीलिंग को जो भी सिंथेसिस हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसको कंट्रोल करता है, काम डाउन करता है. उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं. राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर एक ब्रेन का पार्ट होता है. जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है. जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट हेमिस्फीयर के कंट्रोल करता है. राइट हेमिस्फीयर के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे आर्ट ऑफ अवेयरनेस, आर्ट होगा अवेयरनेस करने के लिए, क्रिएटिविटी थिंकिंग होगा, इमेजिनेशन होगा, इंसाइट होगा, होलिस्टिक होगा, म्यूजिक अवेयरनेस होगा, 3D फॉर्म में कोई भी चीज़ें करने की एबिलिटी होगी. लेफ्ट हैंडेड कंट्रोल होगा, लेफ्ट हैंड से कंट्रोल किया जाने वाला होता है. लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. लेफ्ट ब्रेन फंक्शन मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या क्या फंक्शन होता है. एनालिटिक थॉट देगा, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, लैंग्वेज रिलेटेड होता है, रीजनिंग करते हैं
साइंस और मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर जिसका ज़्यादा एक्टिव होता है वो साइंस और मैथमेटिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। रिटेन एक्टिविटी, नंबर स्किल्स होते हैं। ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट वाले को कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन फंक्शन करता है। चलिए अब देखते हैं एसोसिएशन कॉर्टेक्स क्या होता है। इट डील्स विथ मोर कम्प्लेक्स इंटीग्रेटिव फंक्शन सच एज मेमोरी, इमोशन, रीजनिंग, विल, जजमेंट, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड इंटेलिजेंस। इसमें एसोसिएशन कॉर्टेक्स में सॉरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में मतलब देखा जाता है बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में फंक्शन करता है। जैसे मेमोरी फंक्शन, इमोशन, रीजनिंग करना, विल पावर, जजमेंट, किसी भी चीज़ को जज करना, पर्सनालिटी ट्रेट, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, ये सारी चीज़ जो होता है एसोसिएशन कॉर्टेक्स मैनेज करता है। द एसोसिएशन एरिया आर, कुछ एसोसिएशन एरिया होते हैं जैसे सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया permits to determine the exact shape and texture of an object without looking at them। सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर शेप को हम लोग बिना देखे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस चीज़ का शेप है, कैसा इसका टेक्सचर है, कैसा साइज है। विजुअल एसोसिएशन एरिया रिलेटेड प्रेजेंट टू पास्ट, विजुअल एक्सपीरियंस विथ रिकॉग्निशन एंड इवोल्यूशन ऑफ व्हाट इज सीन। मतलब हम लोग पहले कुछ भी देखे हुए रहते हैं तो उसको दोबारा से देखते हैं तो मतलब हमको याद आता है कि हम लोग ये चीज़ देखे हुए हैं, हम लोग पहले देखे हैं, इसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसको। जैसे कि कोई सोल्जर है, उसको मेडल मिला हुआ है 4-5 साल पहले, उसको फिर आप देखते हैं दोबारा तो आपको याद आता है कि हाँ इसको मैंने देखा है, इसे ही मेडल मिला था। And the last one is auditory association area. If of sound is a speech, music or noise। इसमें ऑडिटरी एसोसिएशन है या हियरिंग रिलेटेड होता है। मतलब किसी भी साउंड को आप लोग सुनकर बता सकते हैं कि ये शोर का साउंड है या फिर गाना चलने का है या फिर कोई स्पीच दे रहा है। साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, सेंस ऑर्गन जो होता है नॉलेज मतलब एक गेटवे होता है, एक दरवाज़ा होता है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। बिना किसी चीज़ को टच किए, बिना सुने, बिना स्मेल किए, बिना टेस्ट किए हम लोग कुछ भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में नहीं जान सकते। बाय वर्च्यू ऑफ सेंस ऑर्गन अलोन डू वी नो द वर्ल्ड अराउंड अस। सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम लोग अकेले जान सकते हैं कि इस वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या नहीं। सेंस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ द रिसेप्टर, स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव सेल्स आर एसोसिएटेड विद द एंडिंग ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर एंड वेरियस एक्सेसरी apparatus and tissue which contribute to the effectiveness with which sense organ function। सेंस ऑर्गन में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंस होते हैं, अलग अलग सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंसरी नर्व फाइबर्स के द्वारा अटैच होते हैं और ये अलग अलग जगह पे अपना फंक्शन करते हैं, अपना सेंस ऑर्गन पे अपना फंक्शन करते हैं, अपना इफेक्ट देते हैं। मस्कुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। हमारे बिहेवियर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के जो भी एक्शन होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर वो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे बिहेवियर में। और मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडली मूवमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारे मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी को मूवमेंट कराने में, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। मसल्स कंट्रोल इज द lost when the nerve centers or fiber are injured or diseased। with exercise the muscles become fatigued। मसल्स कंट्रोल लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब कोई नर्व फाइबर इंजरी हुआ रहता है, कोई डिजीज हुआ रहता है या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मसल्स फैटिग हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मसल्स में लूज कंट्रैक्टिविटी होती है, रेस्ट के द्वारा स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी फिर रिस्टोर हो जाता है। मसल टोन मीन्स, मसल टोन मतलब क्या होता है? द रेडनेस ऑफ
मसल्स टू कंट्रोल कंट्रैक्ट, मतलब मसल्स के कंट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी होती है, जो रेडनेस होती है, वो मसल स्टोन होती है। Patients are likely to have defective muscle bone, which cause difficulty in digestion of food. पेशेंट के बाद ज़्यादातर मसल्स में डिफ़िकल्टी मतलब डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनको डाइजेशन करने में डिफ़िकल्टी फील होता है, या फिर कोई भी चीज़ एलिमिनेट करने में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, रेस्ट करने में, रिलैक्सेशन करने में डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है। दिस शुड बी अप्रिसिएट बाय द नर्स, ये जो होता है सुधारा जा सकता है नर्स के द्वारा, अप्रोप्रिएट मेडिकेशन देकर, एक्सरसाइज देकर। There are two major systems for sending to the body muscles, glands and organ. हमारे बॉडी में दो इम्पोर्टेंट सिस्टम होते हैं, पहला ग्लैंड होता है, दूसरा ऑर्गन सिस्टम होता है। वन नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज इंडोक्राइन सिस्टम। पहला नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स अलग अलग केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, उस केमिकल्स को हार्मोन्स बोलते हैं, और हार्मोन्स हमारे बॉडी के अलग अलग जगहों पे अपना फंक्शन प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। हाइपोथैलेमस जो विच इज़ लोकेटेड इन द लोअर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के लोअर मिडिल पार्ट में हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। कंट्रोल मच ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम बाय रेगुलेटिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, ज़्यादातर इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करके। विच इज़ लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ब्रेन के आउटसाइड, उसके नीचे, ब्रेन के नीचे और आउटसाइड बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।